वरदान के दिल से आवाज आती है। तो तुझे भी तो जलन हुई थी कल्पना को संजू के साथ देखकर। तो क्या तू उसे अपना समझता है जो दोनों को साथ में देखकर जल रहा था। अपने दिल की आवाज सुनकर वरदान एकदम शांत हो जाता है। तभी रिंकी एकदम से, बड़ी नक चढ़ी है तुम्हारी वाइफ। यह सुनने की देर थी कि वरदान का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। बेशक वो कल्पना को कुछ भी कहे, लेकिन कोई दूसरा कहे, यह उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वो एकदम से उसे घूरते हुए, खबरदार जो मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी कहा तो। दोस्त हो, दोस्त की तरह रहो, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। वरदान की बात सुनकर एक पल के लिए तो रिंकी अंदर तक सहम जाती है, पर वो अपने चेहरे से पता नहीं चलने देती। और अगले ही पल वो वरदान की टांग खींचते हुए, ओहो क्या बात है, तुम्हें जलन हो रही है। इतना प्यार करते हो तुम अपनी बीवी से कि कोई उसके बारे में कुछ बोले तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। वो उसका मन टटोलते हुए बोल रही थी। वो देखना चाहती थी कि वरदान क्या बोलता है, लेकिन वरदान उसके कहे शब्दों में उलझ गया था। क्या सच में वो कल्पना से प्यार करता है, जो उसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई कल्पना को कुछ कहे। अपने एहसास से, अपनी फीलिंग से तो वरदान बिल्कुल ही अनजान था। लेकिन आज रिंकी ने जिस तरीके से उससे सवाल किया, तो वो सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या है ये सब। क्यों मुझे इतना फर्क पड़ता है जब कल्पना को कोई कुछ कहता है। वरदान मन ही मन ये सब सोच रहा था, और रिंकी उसके चेहरे पर आने वाले भाव को देख रही थी। वो उसे इस तरह सोच में डूबा देखकर एक बार फिर से उसे छेड़ते हुए, रहने दो, तुम्हारी खामोशी तुम्हारा जवाब बता रही है। और वैसे भी जिस इंसान को दलिया बेहद पसंद हो, और वो मात्र अपनी पत्नी की आंखों से डरकर यह कह दे कि उसे तो दलिया पसंद ही नहीं है, तो वो भला उससे कितना प्यार करता है, यह बताने की उसे ज़रूरत नहीं है। हंसते हुए बोलती है रिंकी, और फिर वरदान को उलझन में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन सच कहा था उसने कि वरदान को तो दलिया बहुत पसंद था। वो तो हमेशा से खाता आया था, और ये बात रिंकी भी जानती थी। लेकिन आज जिस तरीके से कल्पना ने उसे आंखें दिखाई और वरदान ने झट से कह दिया कि उसे तो पसंद ही नहीं है, तो सच में ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि वो सच में उसे लेकर कुछ फील करता है, और उसने ऐसा क्यों कहा। जबकि वो ये भी कह सकता था कि उसे पसंद है दलिया, और नाश्ता उसे रिंकी ही करवाएगी, क्योंकि वो तो कल्पना से नाराज है ना। लेकिन नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया वरदान ने। उसने तो जड़ से कल्पना की बात मान ली। और सबसे बड़ी बात, कल्पना आखिर इतना क्यों जल रही है। वरदान एक के बाद एक खुद से ही सवाल कर रहा था, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। अंत में वो गहरी सांस लेते हुए, क्या सच में मैं उसे लेकर कुछ फील करने लगा हूँ, क्या सच में मुझे उससे प्यार, कहते कहते वो चुप हो जाता है। क्योंकि प्यार शब्द को पूरा नहीं करना चाहता था वो, क्योंकि आज तक इस प्यार से वंचित रहा है वो। चाहे वो माँ का प्यार हो, चाहे अपने परिवार का प्यार हो, चाहे किसी दोस्त का प्यार हो, ये प्यार कभी उसके हिस्से में, उसकी ज़िंदगी में आया ही नहीं। और जब जब वो किसी इंसान के साथ अटैच हुआ, तो वो इंसान हमेशा उससे दूर हो गया। और ऐसा ही कुछ इस बार उसके साथ हुआ। अब जब उसे एहसास हुआ कि वो सच में कल्पना को लेकर कुछ महसूस करने लगा है, तो उसे अपना और कल्पना का डिवोर्स याद आ जाता है। कल्पना के कहे वो आखिरी शब्द याद आ जाते हैं कि तंग आ गई वो उससे, बार बार उसकी यह मनहूस शक्ल देखकर, जो उसे ना चाहते हुए भी दिन रात देखनी पड़ती है। घुटन होती है उसे इस रिश्ते में, आज़ादी चाहिए उसे इस रिश्ते से। तो अब वरदान उसे आज़ादी दे रहा था। इनफैक्ट वो तो उसे आज़ादी दे चुका था। ये सब याद आते ही एक बार फिर उसका दिल और वो खुद बुरी तरह टूट जाता है, और अपनी आंखें बंद करके अपना सर पीछे दीवार से लगा लेता है, जैसे सोचना ही नहीं चाहता हो कुछ भी। जैसे समझौता कर लिया हो उसने, ये मान लिया उसने कि उसकी ज़िंदगी में प्यार कभी आएगा ही नहीं। वो हमेशा अकेला रहा है और अकेला ही रहेगा, और एक दिन अकेला ही मर जाएगा। जहाँ वरदान एक बार फिर निराशा की ओर जा रहा था, वहीं उधर कल्पना किचन में बड़बड़ करती हुई वरदान के लिए नाश्ता बना रही थी। और उसका यह गुस्सा रिंकी के लिए था। समझती क्या है खुद को, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे वरदान के साथ चिपकने की, उसको अपने हाथों से नाश्ता करवाने की। अरे होती कौन है वो वरदान के करीब जाने वाली। मैं सामने खड़ी हूँ, ये जानते हुए कि मैं उसकी पत्नी हूँ, शादीशुदा है वो, फिर भी उससे चिपके जा रही है। अगली बार मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी।
अगर वो वरदान के पास आई तो। गुस्से से यह सब बोल रही थी कल्पना और साथ के साथ नाश्ता बना रही थी। संजू, सुलक्षणा और रिंकी बाहर खड़े साफ उसकी बातें सुन रहे थे और हंस रहे थे। रिंकी को इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था कि कल्पना उसे कोस रही है, क्योंकि वो उसकी स्थिति समझ रही थी। उसकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। सुलक्षणा रिंकी और संजू की तरफ देखते हुए, हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। अगर हमने थोड़ा सा इन दोनों को और तंग किया तो वो दिन दूर नहीं जब ये बहुत जल्दी अपने अपने प्यार का इजहार कर देंगे और फिर एक दूसरे से अलग होने की कभी सोचेंगे भी नहीं। यह सुनते ही रिंकी एकदम से सुलक्षणा के गले लगते हुए, बिल्कुल दादी, आप ठीक कह रही हैं और मुझसे जो होगा वो मैं सब करूँगी। उसकी नज़र संजू पर जाती है, जो कि उसे ही देख रहा था। रिंकी कितनी चंचल, कितनी मासूम थी, यह बात संजू से छुपी नहीं थी। पहली बार उसने रिंकी को देखा था। आज तक सिर्फ उसका नाम सुना था उसने सुलक्षणा के मुंह से, लेकिन जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही उसे पाया था। संजू को अपनी तरफ इस तरह देखता पाकर रिंकी को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो अपनी नज़र फेर लेती है। सुलक्षणा दोनों को एक दूसरे से मिलवाते हुए, तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। बहुत छोटे थे तुम दोनों जब मेरे घर पर खेलने आते थे और इतना लड़ते थे कि पूछो मत। यह सुनकर रिंकी और संजू एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी याद ही नहीं था। फिर संजू के माता पिता संजू को लेकर अमेरिका चले गए और बहुत सालों तक नहीं लौटे। और फिर सब ऐसा अपनी ज़िंदगी में उलझे कि तुम्हें गांव आने का समय ही नहीं मिला। तब से लेकर तुम आज मिल रहे हो और देखो आज कैसे अजनबियों की तरह बातचीत कर रहे हो। रिंकी और संजू एक साथ, पर हमें तो कुछ भी याद नहीं है। सुरक्षा दोनों को देखकर, कोई बात नहीं, साथ रहोगे तो सब याद आ जाएगा, लेकिन बचपन की तरह खुद झगड़ते मत बैठ जाना। हम यहाँ पर कल्पना और वरदान का झगड़ा सुलझाने आए हैं, ना कि तुम दोनों का झगड़ा देखने। समझ गए तुम दोनों? सुलक्षणा दोनों को थोड़ा सा डांटते हुए बोलती हैं और दोनों ही किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गर्दन झुकाते हुए, जी दादी। तब तक कल्पना ने नाश्ता बना लिया था और अब वो नाश्ता प्लेट में परोस रही थी। यह देखकर वो तीनों वहां से जल्दी से भाग जाते हैं। वरदान अभी भी अपनी सोच में गुम बैठा था और अभी भी उसने अपना सर पीछे दीवार से लगाकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। ठीक उसी वक्त पायल की चमचम उसके कानों से टकराती है और वो अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलता है तो नजरें जाती हैं कल्पना पर, जो कि एक हाथ से अपने खुले बालों को पीछे करते हुए दूसरे हाथ में नाश्ता की प्लेट लेकर उसी की तरफ आ रही थी। उसके माथे पर हल्का हल्का पसीना था और गले पर भी, लेकिन पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर और उसके गले पर मोतियों की तरह चमक रही थीं, जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। उसके गोरे गाल लाल टमाटर की तरह हो गए थे। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि वरदान तो उसे देखता ही रह गया था। कल्पना एक नज़र उसकी तरफ देखती है और उसे अपनी तरफ इस तरह देखता पाकर उसके गोरे गाल जो पहले से लाल हुए पड़े थे, वो और भी ज़्यादा लाल हो गए थे। अगले ही पल वो ठीक वरदान के सामने बैठी थी और नाश्ते की प्लेट उसके हाथ में थी और नाराजगी और गुस्सा अभी भी उसके चेहरे पर झलक रहा था, जो कि वरदान साफ देख पा रहा था। एक बार फिर वरदान सब कुछ भूल गया था, अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा, अपना डिवोर्स, सब कुछ। उसे अगर कुछ याद था या उसे कुछ दिखाई दे रहा था तो अपने सामने बैठी खूबसूरत सी कल्पना और उसके मासूम से चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी, जो उससे सहन नहीं हो रही थी। वो एकदम से अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए, बस करो ना, अब कितना घूरोगी, कितनी नाराजगी दिखाओगी। वो मुझसे चिपक रही थी, मैं थोड़ी ना उससे चिपक रहा था। वरदान को एहसास नहीं था कि वो भावनाओं में बहकर क्या क्या बोले जा रहा है, और ऐसा ही कुछ हाल कल्पना का भी था। उसे भी कहाँ होश था कि वो एक पत्नी की तरह उससे नाराज हो रही है, उस पर हक जता रही है। वो झट से उसका हाथ अपने हाथ से हटाते हुए, तुम चिपक नहीं रहे थे तो तुम उसे रोक भी तो नहीं रहे थे। तुम तो उसके हाथ से खाना खाने के लिए तैयार थे। मेरे होते हुए तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी दूसरी लड़की के हाथ से खाना खाने की। मैं हूं ना यहाँ पर, मैं रख रही हूं ना तुम्हारा ध्यान, फिर भी तुम। वो अभी बोल ही रही थी कि वरदान बीच में ही एकदम से, तुम क्या हमेशा रहोगी मेरे साथ? क्या हमेशा मेरा ऐसा ही ध्यान रखोगी? नहीं ना, तुम तो चली जाओगी ना मुझे छोड़कर। तो क्यों आदत लगवा रही हो अपनी?
किसी छोटे बच्चे की तरह बोलता है वरदान और सीधा कल्पना के दिल में उतरता है। किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह वरदान ऐसा बोल रहा था, उससे सवाल कर रहा था और उसकी मासूमियत उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, जिसे कल्पना भी देख पा रही थी, महसूस कर पा रही थी। एक पल के लिए तो उसका दिल भर आता है। रंजना ने उसे वरदान के अतीत से पहले ही रूबरू करवा दिया था और वो उसके शब्दों में उसकी तकलीफ को महसूस कर पा रही थी कि बचपन से अकेला रहता आया है वो, और अब इस बात से कितना बेचैन हो गया कि मैं भी उसे छोड़कर चली जाऊंगी। कल्पना का दिल भर आता है। उसका दिल तो कर रहा था कि कसकर वरदान को अपने सीने से लगा ले और कह दे उससे कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। वो कहेगा भी ना, तब भी नहीं जाएगी। लेकिन नहीं, अभी भी रोक रखा था उसे किसी चीज ने। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी या कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, जबकि वरदान अभी भी उसी की तरफ देख रहा था, जैसे अपने सवाल का जवाब मांग रहा हो। कल्पना उसकी तरफ देखती है। वरदान की वो खाली आंखें बहुत कुछ कह रही थी उसे। इससे पहले कि वो कुछ बोलती या वरदान कुछ बोलता, तभी दंदनाते हुए संजू अंदर आता है और बिना वरदान की परवाह किए सीधा कल्पना के पास जाकर, अरे भाभी, आप यहाँ बैठी हैं और मैं कब से आपको पूरे घर में ढूंढ रहा था। सच कहूँ तो आपके बिना ना मुझे यह घर घर नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुनसान खंडर हो। आप भी सोच रही होंगी कि कैसा इंसान है, अभी कुछ देर पहले तो मिला है और कैसे बकवास कर रहा है। लेकिन मैं सच कहूँ, मैं जब से आपको मिला हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको बरसों से जानता हूँ। आप मेरे लिए अनजान नहीं हैं। बस एक ही बात का अफसोस है मुझे कि आप मेरी भाभी हैं। काश आप मुझे शादी से पहले मिली होती तो आज आप मेरी भाभी नहीं, इस वरदान की भाभी होती। वो बिना इस बात की परवाह किए बिना बेपरवाह सा बोलता जा रहा था कि इस बात पर वरदान उसकी चटनी बना सकता है। जहाँ कल्पना उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी और वो हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, वही वरदान गुस्से से उसे घूरे जा रहा था, इतने गुस्से से कि जैसे आंखों से ही भस्म कर देगा। लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही संजू एकदम से कल्पना का हाथ पकड़ते हुए, चलिए ना भाभी, मेरे लिए भी नाश्ता बना दीजिए, मैं तो आज आपके हाथ का ही नाश्ता खाऊंगा। यह सुनकर वरदान के दिमाग की नसें तन जाती हैं। उसके चेहरे के भाव और भी खतरनाक हो जाते हैं। कल्पना एक नज़र वरदान की तरफ देखती है, जिसकी आंखों में भयंकर गुस्सा उतर आया था, और वो कल्पना के हाथ को देख रहा था जिसे संजू ने पकड़ रखा था। साफ पता चल रहा था उसका चेहरा देखकर कि उसे जलन हो रही है, संजू से चिढ़ मच रही है, और गुस्सा गुस्सा तो इतना आ रहा है कि पूछो मत। कल्पना एकदम से संजू का हाथ अपने हाथ से हटाते हुए, अभी मैं इनको नाश्ता करवा रही हूँ, फिर मुझे इनको दवाई भी देनी है, बाद में मैं आपके लिए नाश्ता बना दूंगी। बिना किसी भाव के बोलती है कल्पना और वरदान का दिल जीत लेती है। बहुत अच्छा लगता है उसे ये देखकर कि वो संजू के साथ नहीं गई। संजू की बात पर उसे जितना गुस्सा आया था, उतना ही कल्पना की बातें सुनकर वो शांत हो गया था। सुलक्षणा बाहर खड़ी संजू की सारी बातें सुन रही थी और कल्पना का जवाब सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अगले ही पल वो रिंकी का हाथ पकड़कर अंदर आती हैं और कल्पना की तरफ देखकर बेहद गुस्से से, तुम्हारी इतनी हिम्मत बहू कि तुम घर आए मेहमान का नाश्ता बनाने के लिए मना करो। यह संस्कार है तुम्हारे? इतनी ही तमीज है तुम्हें? वो खुद तुमसे कह रहा है कि उसे तुम्हारे हाथ का नाश्ता खाना है और तुम उसे मना कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? कल्पना एक नज़र वरदान की तरफ देखती है और फिर सुलक्षणा की तरफ देखकर, माफ़ कीजिएगा बुआ जी, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनको नाश्ता करवाना है। फिर आप ही कहती हैं कि मैं इनका ध्यान नहीं रखती हूँ। यह सुनते ही सुलक्षणा और भी ज़्यादा गुस्से से, वरदान का ध्यान रखने के लिए मैंने रिंकी को खास बुलाया है। अब तुम्हें वरदान की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पता है मुझे तुम उसका कितना ध्यान रखती हो कितना नहीं। वरदान को नाश्ता रिंकी करवा देगी। तुम जाओ संजू के लिए नाश्ता बनाओ जाकर। फिर वो रिंकी की तरफ देखकर, तुझे क्या समझाया था मैंने कि वरदान के साथ रहना है, हमेशा उसके आसपास रहना है, उसे अकेला नहीं छोड़ना है। तुझे किस लिए मैंने बुलाया है यहाँ पर? खास वरदान के लिए। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल मत देख, जा वरदान को नाश्ता खिला। यह सुनकर रिंकी मन में, ये दादी पक्का मरवाएंगी आज। वरदान नहीं,
तो उसकी बीवी मेरा खून कर देगी। जी दादी, ये कहते हुए रिंकी जैसे ही अपना एक कदम वरदान की तरफ बढ़ाती है, तभी कल्पना बेहद गुस्से से, वहीं रुक जाओ, यहाँ मैं मौजूद हूँ, वरदान की पत्नी, और मेरे होते हुए कोई गैर लड़की मेरे पति के पास आए, उसे अपने हाथों से नाश्ता खिलाए और मैं चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रहूं? वाह! फिर वो सुलक्षणा की तरफ देखकर, वैसे तो आप संस्कारों की बात करती हैं, तो ये कहाँ के संस्कार हैं कि पत्नी के होते हुए कोई दूसरी लड़की उसके पति का ख्याल रखे? मैं इनका ख्याल रख रही हूँ, तो आप मुझे रखने नहीं दे रही हैं। नहीं रखती हूँ, तो आप बोलती हैं कि ध्यान नहीं रखती है। आखिर आप चाहती क्या हैं? फिर वो रिंकी की तरफ देखकर, इतना ही तुम्हें काम करने का शौक चढ़ रहा है, तो जाओ किचन में जाओ और संजू के लिए नाश्ता बनाओ। लेकिन मेरे पति के नज़दीक आने की कोशिश भी मत करना। वरदान को एहसास नहीं था कि वो गुस्से में और भावनाओं में बहकर क्या क्या बोले जा रही है। जैसे जैसे वो बोलती जा रही थी, वैसे वैसे वरदान को हैरान करती जा रही थी। कितने हक से, पूरे अधिकार से वो ये बोल रही थी। कल्पना के मुंह से खुद के लिए पति सुनकर तो वो और भी हैरान रह गया था। यह सब सुनकर वरदान को अंदर ही अंदर एक खुशी मिल रही थी, एक सुकून मिल रहा था। हैरान भी था वो ये देख करके कि एकदम से कल्पना को क्या हो गया है। जो लड़की कल तक उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, इस रिश्ते से आज़ादी चाहती थी, वरदान का नाम लेने से भी चिढ़ती थी, हमेशा उससे दूर जाना चाहती थी, वही आज खुद उसके इतना करीब आ रही है, उसका ध्यान रख रही है, और तो और वो किसी दूसरे को भी उसके करीब नहीं आने दे रही है। क्या है ये सब? कल्पना की बात सुनकर रिंकी आंखों में नकली आंसू भरते हुए, क्या दादी, आपने मेरी बेइज्जती करवाने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था? इतना कहकर वो झूठा रोना रोते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। वो बात अलग थी कि मन ही मन लड्डू फूट रहे थे उसके। संजू भी एकदम उसके पीछे जाता है। सुलक्षणा बेहद गुस्से से वरदान को घूरते हुए, तेरे मुंह में जुबान नहीं है, तेरे होते हुए तेरी बीवी कितनी बकवास कर रही है, मेरी बेइज्जती कर रही है, रिंकी की बेइज्जती कर रही है, और तू चुपचाप देख रहा है। जोरू के गुलाम। वरदान एकदम से, तो क्या गलत कह रही है कल्पना? सही तो कह रही है। मेरे पास आने का, मेरा ख्याल रखने का, मेरी केयर करने का हक सिर्फ इसे है, किसी और को नहीं। यह हक सिर्फ इसे दिया है मैंने, ना कि किसी भी अरे गहरे को, और यह हक हमेशा इसी का रहेगा। यह नहीं तो कोई और भी नहीं। पूरे हक के साथ कल्पना के हाथ अपने हाथ में लेकर बोलता है वरदान, और कल्पना को भावुक कर देता है। ना चाहते हुए भी उसके दो आंसू छलक जाते हैं और वरदान के हाथ पर गिरते हैं, जो काफी थे उसे बेचैन करने के लिए। सुलक्षणा कल्पना को रोते हुए नहीं देख पा रही थी, पर इस वक्त वो चाह कर भी उसके सर पर ममता भरा हाथ नहीं रख सकती थी, इसलिए वो वहां से चले जाना ही बेहतर समझती है। लेकिन जाते जाते भी वो जानबूझकर कल्पना को डांटते हुए, बस ये आंसू बहाना आता है, जरा सा कुछ कह दो, आजकल की लड़कियों को बस झट से टसुएं बहाने लगती हैं, और ये इनके पति जोरू के गुलाम बने बैठे हैं इनके आंसू देखकर। अरे एक हम थे, चाहे रो रो कर पूरा घर भर दें, लेकिन मजाल है कभी हमारे पति ने हमारी तरफ देखा भी हो, या कभी हमसे ये भी पूछा हो कि गलती से कि तू रो क्यों रही है, या कभी हमें चुप करवाया हो। लेकिन नहीं, आजकल तो अलग ही चोंचले बना रखे हैं सबने। बाबू सोना, धनिया, पुदीना, जादू टोना, पता नहीं क्या क्या चोचले हैं, बड़बड़ करते हुए वो कमरे से बाहर निकल जाती हैं। वरदान को सुलक्षणा की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इस वक्त वो उससे बहस करना नहीं चाहता था, और फिर उसे यह भी जानना था कि कल्पना रो क्यों रही है। आखिर क्या हो गया इसे? अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी। यही सोचते हुए वो एकदम से अपने हाथ से उसका चेहरा ऊपर करते हुए, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कल्पना कुछ नहीं बोलती, बल्कि उसका रोना और भी तेज हो जाता है। वरदान को लगता है कि वो बुआ जी की बातों की वजह से रो रही है। देखो तुम, प्लीज बुआ जी की बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसी ही हैं। मैं नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर आए। बहुत अच्छे से जानता हूँ उनको। वो हर बार ऐसी कोई बात करती हैं और तुम्हारा दिल दुखा देती हैं। वरदान उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र करते हुए बोल रहा था, और ये बात कल्पना को भी महसूस हो रही थी। वो देख पा रही थी कि वो रो रही है, लेकिन तकलीफ वरदान को हो रही है। इतनी खुशी हो रही थी उसे ये देखकर, इतनी खुशी हो रही थी कि ये तो बस वही जानती थी।
जैसे जैसे वो वरदान को जानती जा रही थी, उससे जुड़ती जा रही थी, वैसे वैसे उसे वरदान से और भी प्यार होता जा रहा था। और यह उसका दबा हुआ प्यार ही था जो आज आंसुओं के रास्ते बह गया था। वरदान ने अभी भी अपना हाथ उसके सर पर रखा था और वो उसे समझा रहा था, रोने के लिए मना कर रहा था। देखो प्लीज, तुम ऐसे रो मत। जानता हूँ बुआ बहुत कड़वा बोलती हैं, लेकिन कल्पना बीच में ही हल्का सा मुस्कुराकर, वो भले ही कितना भी कड़वा बोलती हो, कितना भी मेरा दिल दुखाती हो, लेकिन तुम जो मेरे फेवर में बोलते हो, मेरी साइड लेते हो, मेरे लिए उनसे बहस कर जाते हो, तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। तुम्हारे बोले 2 मीठे बोल उनके बोले 100 कड़वे बोलों पर भारी पड़ जाते हैं। बेहद प्यार से, बेहद अपनेपन से बोलती है कल्पना, और वरदान को एक बार फिर हैरान कर देती है। इतना हैरान कि हैरानी से उसका मुंह खुला रह जाता है, और कल्पना झट से उसके मुंह में खाने का निवाला डालते हुए, अब मुझे ऐसे देखना बंद करो और जल्दी से ये खाकर बताओ कि कैसा बना है। आज पहली बार मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। कल्पना इतने नॉर्मल तरीके से, इतने सहज तरीके से उससे बात कर रही थी, जैसे उन दोनों के बीच कभी कुछ हुआ ही ना हो। जैसे कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई दूरी नहीं। और यही सब वरदान को बहुत ज़्यादा हैरान कर रहा था, परेशान कर रहा था, क्योंकि आदत नहीं थी उसे इन सब की। और ख़ास करके कोई लड़की उसके साथ ऐसा बर्ताव करे, इस चीज़ की तो बिल्कुल भी आदत नहीं थी। वो कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप खाने लगता है। कल्पना उसे अपने हाथों से खिला रही थी, और ऐसा करते हुए उसे बेहद खुशी मिल रही थी। कल्पना उसके बोलने का इंतज़ार कर रही थी कि अभी वरदान उसकी तारीफ़ करेगा, अभी बताएगा कि कैसा बना है, कैसा नहीं बना। और एक वरदान था जिसे कोई होश नहीं था, जो इतना ज़्यादा खो गया था कल्पना की बातों में, उसके बने खाने में, और ऊपर से जिस तरीके से वो उसे खिला रही थी, ऐसा तो कभी उसे कुसुम खिलाती थी। कुसुम की याद आते ही उसे कल्पना के कहे शब्द याद आ जाते हैं, जिन्हें वो लगभग बिल्कुल ही भूल गया था। आई एम श्योर कि जितने तुम घटिया हो, ऐसे ही तुम्हारी माँ भी घटिया होंगी। ये सब याद आते ही वरदान के चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं, और उसे लगता है कि कल्पना जो उसकी इतनी फिक्र कर रही है, उसकी केयर कर रही है, उसका ख्याल रख रही है, वो सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो गिल्ट में है कि उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है, और उसे अपनी गलती का एहसास है कि उसे उसकी माँ के बारे में ये सब नहीं कहना चाहिए था, और तब तक ही उसके साथ है जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता। सिर्फ इंसानियत के नाते वो उसका ख्याल रख रही है, बाकी उसके मन में दूसरी कोई फीलिंग नहीं है। एक न एक दिन कल्पना उसे छोड़कर जरूर चली जाएगी। अब तक तो वरदान कल्पना की केयर करने से, उसका ध्यान रखने से, उसके इस तरह उस पर हक जमाने से जो आकाश में उड़ने लगा था, लेकिन पिछली सब बातें याद आते ही और ये महसूस होते ही कि कल्पना ये सब सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते और इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो एकदम से धरातल पर गिरता है। वरदान अपने बहुत सारे रिश्तों को खो चुका था और टूट चुका था, और अब वो फिर से टूटना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जाने अनजाने में उसे कल्पना की आदत लगे, और फिर एक दिन कल्पना उसे छोड़कर चली जाए, और वो पीछे से पूरी जिंदगी उसके लिए तड़पता रहे, क्योंकि अब तक जिस जिसको उसने खोया, चाहे वो अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी माँ जैसी मौसी को, उनके बिना तो एक बार फिर भी वो जीना सीख गया, संभाल लिया उसने खुद को। लेकिन अगर कल्पना उसे छोड़कर चली गई तो शायद वो खुद को संभाल नहीं पाएगा, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था। जहाँ कल्पना अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचकर कि कल को वरदान ठीक होगा, वो उससे माफ़ी मांगेगी और इसे ये बताएगी कि वो उससे कितना प्यार करती है। यह सोचकर वो मन ही मन खुश हो रही थी, और बेहद प्यार से वरदान को नाश्ता खिला रही थी। वहीं वरदान ने अपनी एक अलग ही सोच बना ली थी, अपनी अलग एक दुनिया बना ली थी, जिसमें बस उसे अकेले ही रहना था। ये मान लिया था उसने। कल्पना अभी भी उसे खाना खिला रही थी। वरदान एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। कल्पना हैरानी से उसकी तरफ देखती है। कुछ देर पहले जो वरदान के चेहरे पर मासूमियत के भाव थे, ऐसे भाव थे जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। भाई अब उसके चेहरे के भाव एकदम सख्त हो गए थे, और आंखें बिल्कुल पत्थर। कल्पना को समझ में नहीं आता कि एकदम से वरदान को क्या हुआ। इससे पहले कि वो उससे पूछती, उससे सवाल करती,
तभी वरदान की आवाज़ उसके कानों से टकराती है। किस लिए कर रही हो तुम ये सब? किस लिए मेरे इतने करीब आ रही हो? किस लिए मुझ पर हक जता रही हो? मेरी इतनी फिक्र कर रही हो? कल तक तो तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी और आज मेरी सेवा करने में लगी हुई हो। क्यों? आखिर वरदान ने कुछ गलत तो नहीं पूछा था। कल्पना समझ रही थी इस बात को कि वरदान क्या सोच रहा है। अब वो उसे एकदम से तो नहीं कह सकती थी कि वो प्यार करती है उससे, और अगर कह भी देती तो क्या वरदान समझता है इस वक्त? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो कल्पना को उससे माफ़ी मांगनी थी, अपने कहे उन शब्दों के लिए जिसकी वजह से इतना कुछ हो गया, और यह भी बताना था कि उसे पता चल गया है कि उसके पापा के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी चाची ने किया था, और इन चीज़ों के लिए ना तो सही वक्त था और ना ही सही मौका। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें मेरा खुद के करीब आना, मेरा तुम्हारी इस तरह केयर करना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? कल्पना भी सीधा उससे सवाल करती है। वरदान उसकी आंखों में देखकर, अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं हैरान भी हूँ यह देखकर। लेकिन तुम अपने मुंह से कहो या ना कहो, कल्पना, मैं समझ चुका हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। यह सुनते ही कल्पना का दिल धक धक करने लगता है कि आखिर वरदान को क्या पता चल गया। कहीं उसे ये तो पता नहीं चल गया कि मैं उससे प्यार, वो मन ही मन बोल रही थी। वरदान आगे बोलते हुए, मुझे पता चल गया है कि तुम ये सब सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते कर रही हो, और कहीं ना कहीं तुम्हें अफसोस हो रहा है कि अगर तुम मुझसे उस दिन उस तरीके से बात ना करती या मेरी माँ के बारे में वो सब नहीं बोलती तो शायद आज मेरा एक्सीडेंट नहीं होता, मैं इस हालत में नहीं होता, और ना मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत पड़ती। ये सुनकर कल्पना की आंखों में नमी तैर जाती है, जो वरदान भी देख लेता है। कल्पना कुछ कहने के लिए अपने होंठ हिलाती है। देखो, मेरी बात सुनो वरदान। पर वरदान बीच में ही उसे चुप करवाते हुए, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कल्पना, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत, और फिर गलती की शुरुआत तो मैंने भी की थी ना। चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। मुझे तुम्हारे साथ यूँ ज़बरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, और बहुत बड़ी गलती है। कल्पना एकदम से, मुझे तुम्हारी मम्मी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सच में मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, लेकिन गुस्से में। वरदान फीका मुस्कुराकर, कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि गुस्से में इंसान क्या क्या कर सकता है। तुम किसी गिल्ट में मत रहो। हालांकि अगर ये बातें किसी और ने कही होती, मेरी माँ के बारे में, तो मैं उसे ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करता। लेकिन मैं आज माफ़ करता हूँ तुम्हें, वो भी पूरे दिल से, क्योंकि जो लड़की कल तक मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, मेरे साथ इस घर में रहना नहीं चाहती थी, आज वो अपने गिल्ट में, अपने पछतावे में इस कदर डूबी हुई है कि अपना स्वाभिमान साइड में रखकर मेरे साथ रह रही है। ना सिर्फ मेरे साथ रह रही है, बल्कि मेरी केयर भी कर रही है, मेरा ध्यान भी रख रही है, साथ साथ मेरी बुआ जी की उन बातों को भी बर्दाश्त कर रही है जो उसे नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि यह सब तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है, बुरा लग रहा है तुम्हें मेरे लिए। लेकिन तुम्हें इतना बुरा लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह होना था सो हो गया, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी बोझ के तले दबकर तुम्हें ये सब बेकार के काम करने पड़े। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरी सेवा करने की। मैंने माफ़ किया है तुम्हें, तुम अपने घर जा सकती हो। अपने दिल पर पत्थर रखकर बोलता है वरदान ये सब, और फिर अपना चेहरा फेर लेता है। लेकिन यह सब सुनकर कल्पना का दिल एकदम से टूट जाता है। उसे तो यह था कि वरदान उसे माफ़ कर रहा है, शायद अपने रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, शायद वो उसे एक मौका दे रहा है, लेकिन नहीं, वो तो सब कुछ खत्म कर रहा है। कल्पना की आंखों से आंसू बहने को तैयार थे, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से रोक रखा था। वो एकदम से वरदान के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, एक बात पूछूं वरदान? वरदान उसकी तरफ बिना देखे, हाँ पूछो। क्या तुम्हें मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा? क्या मेरा यूं तुम्हारा ध्यान रखना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? कोई गलती हुई है क्या मुझसे? कल्पना अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए बोलती है। वरदान, जिसने आज बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया हुआ था, क्योंकि आज एक बार फिर वो रोने के लिए बेताब था, बड़ी मुश्किल से वो खुद पर काबू पाता है और कल्पना की तरफ देखता है, और हल्का सा मुस्कुराकर, नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छा लग रहा है, बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है।
लेकिन मुझे आदत नहीं है ना इन सब की। हमेशा से खुद को अकेला ही संभालता आया हूँ, इसलिए डर रहा हूँ कि तुम्हारी आदत ना लगा लूँ, और फिर कल को तो हमें अलग होना ही है। और मैं नहीं चाहता कि जब ये सब हो उस वक्त मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ या मुझे तुम्हारी आदत लग जाए। अपनी माँ के जाने के बाद बड़ी मुश्किल से मैंने संभाला है खुद को, और फिर किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। तुम पहली हो जो मेरे इस तरह करीब आ रही हो, और शायद फिर मैं संभल ना पाऊँ। इससे बेहतर है कि अभी संभल जाऊँ, और फिर तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत भी क्या पड़ी है। सब कुछ तो है मेरे पास, इतने नौकर हैं, और अब तो बुआ जी भी हैं यहाँ पर। कल्पना बीच में ही गुस्से से, और रिंकी भी है, राइट? तो फिर तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है? सही कहा तुमने, ये सब मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं गिल्ट में थी, और आज तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। मेरा गिल्ट ख़त्म हो गया, तो चले ही जाना चाहिए मुझे यहाँ से। वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोलती है। उसका हाथ अभी भी वरदान के हाथ पर था। वरदान उसका हाथ अपने हाथ से हटाते हुए, जैसा तुम ठीक समझो। ये सुनते ही कल्पना का दिल पूरी तरह टूट जाता है। बस वो एक रोती नहीं है, बाकी कोई कमी नहीं रह गई थी, और उसे वरदान की बातों पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि वो कैसे उसे जाने के लिए कह सकता है। क्या एक मौका नहीं दे सकता वो उसे? वो एकदम से खड़ी होती है और नाश्ते की प्लेट साइड में रखते हुए, फाइन, जैसा तुम चाहो, क्योंकि होता तो वही है जो तुम चाहते हो। ठीक है, डाइवोर्स पेपर मेरे घर भिजवा देना, मैं साइन करके भेज दूंगी। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी पीछे से संजू की आवाज़ आती है। डिवोर्स? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप दोनों का डिवोर्स हो रहा है? संजू अंदर आते हुए बोलता है। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने सब कुछ सुन लिया है। कल्पना जो गुस्से से भरी बैठी थी, वो एकदम से, जी हो रहा है, आपको कोई परेशानी है? संजू लपक कर उसके पास जाता है और एकदम से उसका हाथ पकड़ते हुए, मुझे क्या परेशानी होगी? इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ ये सुनकर। सच कहूँ कल्पना जी, आपको देखकर ही मैं फिदा हो गया था। दिल पर पत्थर रखकर आपको भाभी बोल रहा था, और अब तो आप मेरी भाभी नहीं रहोगी ना? तो क्या आप मुझे एक मौका दोगी? बस एक चांस। मैं आपका दिल जीतना चाहता हूँ। आप पहली नज़र में ही भा गई थी मुझे। तो क्या हम दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हैं? वो अपना हाथ उसके सामने करते हुए बोलता है। कल्पना एक नज़र वरदान की तरफ देखती है, जो गुस्से से संजू को घूर रहा था। बोलिए ना कल्पना जी, माफ़ कीजिएगा, एक का हाथ छोड़कर दूसरे का हाथ थामने वालों में से नहीं हूँ मैं। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, और वरदान बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। कल्पना के शब्द सीधा उसके दिल में उतरते हैं। माफ़ कीजिएगा, एक का हाथ छोड़कर दूसरे का हाथ थामने वालों में से नहीं हूँ मैं। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, और वरदान बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। कहीं न कहीं उसके दिल में कल्पना के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। वहीं संजू चोरी चोरी वरदान की तरफ देखते हुए, हाय, क्या बोला है, कितनी अच्छी सोच है, कितने अच्छे विचार हैं, कितनी समझदार लड़की को तो मैं अपना बनाकर रहूंगा। वो जानबूझकर वरदान को उकसाते हुए बोल रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वरदान के पैर में चोट लगी है, तो वो बिस्तर से उठ नहीं सकता, वरना अब तक तो वो संजू की चटनी बना देता, मार मार कर। वरदान बहुत गुस्से से उसे घूर रहा था। अगले ही पल वो पास रखा तकिया उठाता है और जोर से संजू पर फेंकता है। तकिया सीधा संजू के मुंह पर लगता है। संजू हैरानी से उसकी तरफ देखता है। वरदान बहुत गुस्से से, शर्म नहीं आती तुझे अपनी भाभी के बारे में? इससे पहले कि वरदान अपनी बात पूरी करता, संजू बीच में ही, एक मिनट, एक मिनट, भाभी? भाभी कैसे हुई वो मेरी? तुम दोनों का तो डिवोर्स हो रहा है ना? तू तो छोड़ रहा है भाभी को। ओह सॉरी सॉरी, कल्पना जी को। तो फिर मेरी भाभी कैसे हुई वो? अरे आज नहीं तो कल तुम दोनों अलग हो जाओगे, फिर वो अकेली हो जाएंगी। अब वो पूरी जिंदगी अकेली तो रहेंगी नहीं। हाँ, माना कि वो ऐसा बोलकर गई कि वो एक का हाथ छोड़कर दूसरे का हाथ थामने वालों में से नहीं है, पर तू यह सोच, अभी उसकी कितनी जिंदगी पड़ी है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, और फिर वो क्यों पूरी जिंदगी अकेली रहे? क्या उसको जरूरत नहीं है किसी अपने की, किसी ऐसे हम सफ़र की जो उनका ख्याल रखे, उनको खूब सारा प्यार करे, दुनिया की हर खुशी लाकर उनके कदमों में रखे, जिनकी वो हकदार है। अब तू तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है, तू तो उनको छोड़ रहा है, तो मैं अपना लूंगा उनको। और मैं सच कहूँ तो मुझे वो पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी।
मैं हमेशा से अपने लिए ऐसी लड़की चाहता था, बिल्कुल कल्पना जी जैसी। जैसे जैसे संजू बोल रहा था वैसे वैसे वरदान का गुस्सा, जलन, चिढ़ सब चीज बढ़ रही थी। संजू को भी पता था कि अब वरदान का पारा गर्म हो गया है। अभी तो तकिया उसके मुंह पर आकर पड़ा है, अगले ही पल पास रखा फूलदान भी उसके मुंह पर पड़ सकता है। इसलिए वो वहां से जाने में अपनी भलाई समझता है। वरदान उससे कुछ कहता या उसे रोकता, तभी वो एकदम से, ओहो, मैं भी क्या यहाँ पर खड़ा हुआ बातें बना रहा हूँ। बेचारी कल्पना जी का मूड खराब हो गया, वो रो रही होंगी, मैं उन्हें जाकर चुप करवाता हूँ। इतना कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल जाता है और सीधा सुरक्षा के पास जाकर उनको सारी बातें बताता है कि वरदान और कल्पना अपनी तलाक की बात कर रहे थे। ये सुन सुलक्षणा अपने माथे पर हाथ रखते हुए, हे भगवान, मैं इन दोनों को एक करने में लगी हूँ और ये दोनों हैं जो कुछ समझना ही नहीं चाहते। कल्पना जो गुस्से से वरदान के कमरे से निकल गई थी, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से वरदान के सामने रोक रखा था। वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है। वरदान के कई शब्द अभी उसके कान में घूम रहे थे और उसके दिल और दिमाग पर चोट कर रहे थे। मैं जानता हूँ कि तुम यह सब सिर्फ इंसानियत के नाते कर रही हो। ये जो तुम्हें मेरी फिक्र है और तुम्हें इस बात का गिल्ट है कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ, इसलिए आज तुम मेरे साथ हो। लेकिन कल को तुम चली जाओगी तो मुझे तुम्हारी आदत लग जाएगी और मैं किसी की आदत लगाना नहीं चाहता। इसलिए मैं माफ़ करता हूँ तुम्हें पूरे दिल से। अब तुम आज़ाद हो, तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सब याद आते ही कल्पना की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। गुस्से से वो अपना बैग निकालती है और अपना सामान उसमें रखने लगती है। लेकिन अभी उसने आधा ही सामान रखा था कि तभी एक बार फिर वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाती है और अपना चेहरा अपने हाथों में भरकर बेतहाशा रोने लगती है। कुछ देर रोने के बाद उसका मन हल्का हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है और वो खुद से ही, सच ही तो कह रहा है वरदान, आखिर ये मेरी ही तो जिद थी ना, यहाँ से जाने की, इस रिश्ते को ख़त्म करने की। तो वो तो वही कर रहा है जो मैं चाहती थी। उसने मुझे कभी नहीं कहा कि वो मुझे छोड़ देगा या मुझे तलाक दे देगा। नहीं, यह पहल तो मेरी तरफ से हुई है और मुझे ही इसे ख़त्म करना होगा। अगर मैं वरदान को नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? कितना दर्द और कितनी तकलीफ छिपी हुई है उसके शब्दों में। और फिर गलत तो नहीं कहा उसने। वो हमेशा से अकेला रहता है और एक बार फिर वो अकेला नहीं होना चाहता। नहीं, मैं वरदान को अकेला नहीं होने दूंगी। मैं ऐसे नहीं जा सकती। मैं यूं हार नहीं मान सकती। मैं अपने प्यार को पाने की, वरदान को पाने की एक कोशिश तो जरूर करूंगी और पूरे दिल से करूंगी। मैं उसे विश्वास दिलाऊंगी कि मैं उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक उसका साथ निभाऊंगी, फिर परिस्थिति चाहे कोई भी हो। ये कहते हुए उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। अगले ही पल वो अपनी आंखों से बहते आंसू साफ करती है। ऐसा ही होता है प्यार में, ऐसी ही होती है मोहब्बत। कल तक जो कल्पना वरदान की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, आज वो कितनी बेचैन है उसके साथ रहने के लिए, अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। हाँ, कुछ पल के लिए वो घबरा गई थी, डर गई थी, इसलिए उसने अपने कदम पीछे ले लिए थे। लेकिन नहीं, अब उसने खुद को समझा लिया था और जितने उसने कदम पीछे लिए थे उससे दुगनी स्पीड से वो वरदान की तरफ बढ़ रही थी। वो आईने के सामने जाती है और खुद से बातें करते हुए, नहीं कल्पना, जिंदगी ने तुझे दोबारा मौका दिया है अपने प्यार को पाने का और तू उसे ऐसे ही जाने नहीं देगी। अब जो हो चुका है वो हो चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन आगे आने वाले वक्त को मैं सुधार सकती हूँ और मैं ऐसा ही करूँगी। तभी उसका ध्यान पीछे लगी वरदान की तस्वीर पर जाता है। वो उस तस्वीर के पास जाती है और प्यार से उसकी तस्वीर पर हाथ फेरते हुए, हाँ, मानती हूँ कि गलती मेरी भी है। मेरे खड़ूस पतिदेव, बहुत परेशान किया है ना मैंने तुम्हें। हर वो चीज़ की है जिससे तुम्हें तकलीफ हो। लेकिन वादा करती हूँ, जितना तुम्हें परेशान किया है, जितनी तुम्हें तकलीफ दी है, उतना ही तुम्हारी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत भर दूंगी। प्यार मोहब्बत, रिश्ते नाते जिनसे तुम दूर जा रहे हो, वो सब तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लेकर आऊँगी। जो रिश्ते तुम्हारे खो चुके हैं, उन्हें भी वापस लाकर दूंगी। जो जो खुशियाँ तुमने गंवाई हैं, वरदान, वो सब तुम्हें लाकर दूंगी।
आज तक सबने यह देखा होगा कि एक पति अपनी पत्नी के लिए क्या क्या करता है, लेकिन अब सब यह देखेंगे कि एक पत्नी अपने पति के लिए क्या क्या कर सकती है। इतना प्यार करूंगी मैं तुम्हें कि तुम पागल हो जाओगे मेरी चाहत में। कभी मुझे खुद से दूर नहीं जाने दोगे। तुम्हें क्या लगता है जब तुम मुझसे यह कहते हो कि मैं चली जाऊं यहाँ से, डिवोर्स पेपर तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, वगैरह वगैरह, क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती यह सब कहते हुए? होती है वरदान, तुम्हें मुझसे कहीं ज़्यादा तकलीफ होती है। बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ, महसूस कर रही हूँ तुम्हारी उस तकलीफ को, तुम्हारे उन आंसू भरी आंखों को जो तुम मुझसे छुपा रहे थे। अच्छी तरह समझ गई हूँ कि तुम्हें लाइन पर कैसे लाना है। आज तक तुमने मेरा गुस्सा देखा है वरदान, लेकिन तुम मेरा प्यार देखोगे, मेरी मोहब्बत देखोगे, तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और उसके होंठों पर शरारती मुस्कान तैर जाती है, एक बार फिर वो वरदान की तस्वीर को देखते हुए। बहुत कहते हो ना तुम, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। ठीक है, आज पूरा दिन मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। अभी तो तुम्हें बेचैनी होगी, एहसास होगा कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। जहाँ कल्पना ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी कि वरदान को एहसास दिलाने की कि वो उसे कितना प्यार करती है, और साथ के साथ यह एहसास करवाने की कि वो भी उससे प्यार करने लगा है, वो भी उसे लेकर कुछ फील करता है। जहाँ सुलक्षणा, संजू, रिंकी ये प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे कल्पना को यहाँ से जाने से रोका जाए, कैसे दोनों को एक किया जाए, उधर वरदान ने कल्पना से कह तो दिया था कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन उसके बाद वो खुद कितना बेचैन हो गया था यह तो बस वही जानता था। और ऊपर से कल्पना के कहे सब अभी तक उसके जहन में घूम रहे थे कि वो एक का हाथ छोड़कर दूसरे का हाथ थामने वालों में से नहीं है। यह सब बातें बार बार उसके जहन में घूम रही थी, जो उसे बेचैन कर रही थी। वो मन ही मन खुद से, क्या मतलब था उसके शब्दों का? क्या डाइवोर्स के बाद वो पूरी जिंदगी अकेले रहने वाली है? यूं ही था ना, पर क्यों? उसके आगे तो उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, उसका पूरा जीवन पड़ा है। उसे तो एक अच्छा जीवन साथी, बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो जाता है। अपनी बात वो पूरी कर ही नहीं पाता, तभी उसे संजू की कई बातें याद आ जाती हैं कि वो कैसे कल्पना को अपना बनाने की बात कर रहा था, उससे शादी करने की बात कर रहा था। यह सब याद आता ही वरदान का गुस्सा एक बार फिर से बढ़ जाता है। संजू के कहे शब्द याद आते ही वरदान की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो खुद से सवाल करता है, क्या सच में कल्पना मुझे छोड़कर चली जाएगी? क्या उसका और मेरा साथ यहीं तक का था? फिर वो अपने सवाल का जवाब खुद ही देता है, वो फीका मुस्कुराते हुए। मेरे साथ तो कभी किसी का साथ रहा ही नहीं है। जब भी मेरे दिल को कोई अच्छा लगता है, जब जब मुझे कोई अच्छा लगता है, उस इंसान को तो भगवान ने हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया है। उन लोगों में आज कल्पना भी शामिल हो गई है। शायद मेरे नसीब में अकेले रहना ही लिखा है। वो बेबसी से बोल रहा था और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और दवाइयों के नशे के कारण कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। जहाँ सब लोग मिलकर वरदान और कल्पना को एक करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर एक लता थी जो उन दोनों को अलग करने की सोच रही थी। एक बार तो सुलक्षणा के कारण उसके अरमानों पर पानी फिर गया। वो चाहती थी कि कल्पना के साथ उनकी बेटी पूर्वी भी उस घर में जाए और वो वरदान के नज़दीक रहे, पर सुलक्षणा ने उसे आने से साफ मना कर दिया कि पूर्वी की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब वो यही सोच रही थी कि कैसे भी करके पूर्वी को वहाँ भेजा जाए, वरदान के नज़दीक जाए, कल्पना और वरदान के रिश्ते में और भी गलतफहमी पैदा की जाए। यही सोचते हुए वो इधर उधर चक्कर लगा रही थी कि तभी उसकी नज़र पूर्वी पर जाती है, जो कहीं बाहर जाने की तैयारी में थी। वो उसे देखकर, तुम कहीं बाहर जा रही हो बेटा? पूर्वी अपने खुले बालों को कान के पीछे करते हुए, जी माँ, वो मैं वरदान जीजू को देखने जा रही हूँ। वहाँ पर कल्पना अकेली होगी, तो सोच रही हूँ कि एक बार देख आऊँ। यह सुनते ही लता मन में, शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। मैं ना सही, लेकिन तू तो वहाँ जा ही सकती है। लता खुश होकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए, मेरी बच्ची कितनी सियानी है। जाओ बेटा, जरूर जाओ। और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी ज़रूरत वहाँ पर ज़्यादा है, तो तुम वहीं रुक जाना। पूर्वी मुस्कुराते हुए, जी माँ। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है और पैदल ही चलने लगती है।
कुछ दूरी पर गौरव खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो घर से निकली तो यह कहकर थी कि वो वरदान को देखने जा रही है, लेकिन असल में यह सिर्फ और सिर्फ गौरव से मिलने का बहाना था। हालांकि वो वरदान के घर भी जाने वाली थी, लेकिन पहले उसे गौरव से मिलना था, क्योंकि वो कितनों दिनों से मिल नहीं पाई थी और गौरव भी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ लता यह सोच सोच कर खुश हो रही थी कि पूर्वी वरदान के पास गई है। वहीं पूर्वी ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया था। वो तो अपने प्यार से मिलने गई थी। कुछ ही दूरी पर अपनी गाड़ी में बैठा गौरव उसका इंतजार कर रहा था। पूर्वी गाड़ी का दरवाजा खोलती है और फिर अंदर बैठ जाती है। ब्लैक कलर की गाड़ी थी, जिसके ब्लैक कलर के शीशे से कोई भी बाहर से अंदर अच्छी तरह देख सकता था कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। गौरव झट से गाड़ी लॉक करता है और एकदम से पूर्वी को अपनी बाहों में भरकर अपने सीने से लगा लेता है। पूर्वी भी अपनी बाहें उसकी पीठ पर कस देती है। दोनों के बेचैन दिल को कितनी राहत मिली थी, ये तो वही दोनों जानते थे। कुछ देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे को महसूस करते रहते हैं, फिर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। गौरव एकटक पूर्वी को देख रहा था, या हम कह सकते हैं कि वो उसे अपनी आंखों में बसा रहा था। यह सब देखकर पूर्वी शर्म से लाल होती जा रही थी। वो शर्माते हुए, ऐसे क्या देख रहे हो? पहले कभी देखा नहीं क्या मुझे? गौरव अपने दिल पर हाथ रखते हुए, जितनी बार देखता हूँ उतनी बार पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, और तुम्हें पूरे 5 दिन बाद अच्छे से तुम्हें देख रहा हूँ। जानती हो क्या हालत हुई है मेरी? यह सुनते ही पूर्वी भी उससे शिकायत करते हुए, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं बहुत मज़े में थी। तुम नहीं जानते कि ये 5 दिन 5 साल के बराबर बीते हैं। एक तो वरदान जीजू की टेंशन अलग हो रही थी, और ऊपर से मैं तुमसे भी नहीं मिल पा रही थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं इस कुछ ही दिनों में तुम जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हो। वो हिस्सा जिसके बिना मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। गौरव एकदम से अपना माथा उसके माथे से जोड़ते हुए, तो क्या मैं सोच सकता हूँ तुम्हारे बिना जीने की? नहीं पूर्वी, बिल्कुल नहीं। मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। एक बार वरदान सर ठीक हो जाएं, फिर मैं उनसे बात करूंगा और फिर तुम्हारे घर पर। चलो अब लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। यह सुनते ही पूर्वी हैरानी से उसकी तरफ देखकर, एक मिनट, एक मिनट, तुम तो मुझे वरदान जीजू के घर लेकर जाने वाले हो ना? फिर ये लॉन्ग ड्राइव कहाँ से आ गई? गौरव उसे समझाते हुए, अरे बाबा, तुम्हें वहां भी ले जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से मौका आया है, बड़ी मुश्किल से तुम हाथ लगी हो। पहले तुम मेरे साथ चलोगी। पिछले 5 दिन की पूरी कसर पूरी करनी है मुझे, और वैसे भी मैं सर के घर से आ रहा हूँ, वो अभी सो रहे हैं। प्लीज अब तुम कोई नाटक के बिना मेरे साथ चलोगी, और पूरा दिन हम दोनों साथ में रहेंगे। उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही दोपहर हो जाती है और वरदान के खाने का और उसकी दवाई का समय हो गया था, लेकिन अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। वहीं सुबह से लेकर कल्पना अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठी हुई थी, और सुलक्षणा यह देखकर परेशान हो रही थी कि आखिर इन दोनों का बचपना कब खत्म होगा। कुछ देर बाद वरदान की नींद खुलती है। जैसे ही वो आंखें खोलता है तो नजरें जाती हैं रिंकी पर, जो कि उसके पास वाली कुर्सी पर बैठी थी और बेहद प्यार से उसे देख रही थी। उसे देखकर वरदान, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और मेरी कल्पना कहाँ है? हाय! वरदान को एहसास नहीं था कि वो कल्पना को मेरी कल्पना बोल रहा है। तभी सुलक्षणा अंदर आते हुए, तेरी कल्पना कहाँ है कहाँ नहीं, हमें नहीं पता। तू ये खाना खा और फिर दवाई खा। यह सुनते ही वरदान का दिल धक से रह जाता है। वो मन में, इसका मतलब वो सच में चली गई? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।